हमने उन्हें खदेड़ा जब तक हम एलओसी की लक्ष्मण रेखा तक नहीं पहुंच गए। हाँ, ये बात सही है। हमें इंटेलिजेंस के तौर पे और विजुअल कंफर्मेशन के लिए एक सोनी हैंडीकैम कैमरा के उपयोग से एक मिग-21 पायलट ने पूरे जमीन को फिल्म किया था। ये डॉग फाइट बहुत ही रोमांटिक नोशन है और हर फाइटर पायलट की ख्वाहिश भी। मिराज 2000 को प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कि हमने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स यूज करके दुश्मन को एक्यूरेट तौर पे टारगेट करते थे। हंसते हंसते कुर्बान हो जाएं। वो जज्बा कितना महान होगा कि इस देह को अमृतत्व देकर दुनिया में पराक्रम की जीवंत कहानी कह जाए। वो जोश कितना तूफानी होगा जो दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर उन्हें परास्त कर जाए। वो भाव उन शूरवीरों की दास्तां कितनी पावन है ना, जो मां भारती की गोद में अचेत गिरे पर आसमानी हो गए। नमस्कार, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पॉडकास्ट रक्षा सूत्र के इस बेहद खास एपिसोड में हम करगिल की शौर्य से भरी किताब का एक और पन्ना खोलेंगे। मेरा नाम शैलजा है और मैं हूँ रक्षा सूत्र की सूत्रधार। करगिल, यह नाम, इस शब्द को सुनते ही मानस पटल पर एक तस्वीर बनती है। तस्वीर अदम्य साहस की, तस्वीर देश की रक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने वालों की, तस्वीर आसमान में गरजते दुश्मनों के लिए काल बनते उन जाबाज एयर वॉरियर्स की, जिनकी उड़ान और हौसलों के सामने आसमान चूमते पहाड़ भी मानो बौने नजर आते हों। हम बात कर रहे हैं करगिल में भारतीय वायुसेना के शानदार रण कौशल, उत्कृष्ट दूरदृष्टि और बेहतरीन प्लानिंग की। आज रक्षा सूत्र के इस एपिसोड ऑपरेशन सफेद सागर में मेरे साथ हैं वो दो योद्धा जो इस ऑपरेशन के बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट थे। प्लीज वेलकम विद मी एयर मार्शल नाम्बियार सर, जिन्होंने मिराज 2000 से उड़ान भरी और दुश्मनों पर 8 लेजर गाइडेड बॉम्ब्स में से 5 बॉम्ब्स दागे। एयर मार्शल एसके झा सर, जो 1999 में स्क्वाड्रन लीडर थे और नंबर 1 स्क्वाड्रन टाइगर्स के फ्लाइट कमांडर थे। वे उन पायलट्स में से एक थे जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑपरेशनल मिशंस में भागीदारी निभाई और उड़ानें भरी। दोस्तों, करगिल पहला ऐसा युद्ध था जिसमें भारतीय वायुसेना ने पहली बार लेजर गाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। नमस्ते। धन्यवाद। एयर मार्शल नाम्बियार सर, जैसा कि हम जानते हैं कि करगिल युद्ध को 25 साल बीत गए हैं और इस वर्ष 2024 में हम जीत की रजत जयंती सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस युद्ध को? कारगिल युद्ध को अब 25 साल हो गए हैं और इस वर्ष हम इसके सिल्वर जुबली मना रहे हैं। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ और कारगिल के बारे में सोचता हूँ, मुझे अत्यंत गर्व महसूस होता है, क्योंकि हमने अपने मातृभूमि की रक्षा की और ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि हमारी जोश और जुनून का प्रमाण भी था। अब हमारे नए पीढ़ियों को इन बलिदानों से प्रेरणा लेना चाहिए और देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। जी, एयर मार्शल एसके झा सर, मुझे और हमारे लिसनर्स को बताएं कि शुरुआती दिनों में स्क्वाड्रन की मनोदशा क्या थी? कोई डर या आशंका थी? शुरुआत के कुछ दिन किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन में सबसे अहम दिन होते हैं। पिछली लड़ाई 28 साल पहले हुई थी और अब स्क्वाड्रन में ऐसा कोई नहीं था जिसको असली लड़ाई का अनुभव हो। हाँ, मिराज 2000 का इस्तेमाल सीमित तौर पर 1987 में श्रीलंका और 1988 में मालदीव्स में किया गया था, पर वो पायलट्स भी अब स्क्वाड्रन में नहीं थे। तो हम सब के लिए ये एक नया अनुभव था। ये जंग एक मौका था कि हमने जो सालों साल ट्रेनिंग की है, जो दिन रात पसीना बहाया है, जो पाकिस्तान एयरफोर्स का सूक्ष्मता से एनालिसिस किया है, उसके विरुद्ध तैयारी की है, इन सबको परखने का। मिराज 2000 के मैदान में उतरने से पहले 26 से 28 मई के बीच हम कुछ वायु सैनिक और जहाज खो चुके थे। उनमें मेरा एक दोस्त भी था। आर्मी की तरफ से भी कोई अच्छी खबर नहीं आ रही थी। तो देश के साथ साथ स्क्वाड्रन में भी गुस्सा था, बहुत गुस्सा, और ये गुस्सा पूरे स्क्वाड्रन में गर्म जोश की तरह खौल रहा था।
डर तो कहीं बिल्कुल नहीं, हाँ जोश कुछ ज्यादा ही था। तो ऐसे में हम सब सीनियर पायलट्स हों या इंजीनियर या फिर टेक्नीशियंस, हम सब की जिम्मेवारी थी इस जोश को कंट्रोल में रखकर पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की। जी, एयर मार्शल नामबियार सर, अगला सवाल आपसे है कि जैसा कि हम जानते हैं कि एयरफोर्स की भूमिका तो अहम थी, पर 26 मई 1999 को करगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना कैसे शामिल हुई थी? हमारे लिसनर्स को ये बताएं, क्योंकि थल सेना पहले से ही इस युद्ध को लड़ रही थी। आर्मी की जंग तकरीबन 15 मई से शुरू हो चुका था और एयरफोर्स कारगिल की जंग में 26 मई से शामिल हुआ था। एयरफोर्स तब इंडक्ट हुआ जबकि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये फैसला लिया कि दुश्मन के जो फौज जो ऊंचाइयों पे बैठी थी वो हमारे सेना पर वार कर रही थी और उन्हें वहां से निकालना या मार गिराना मुश्किल हो रहा था। तब उन्हें महसूस हुआ कि एयरफोर्स की सख्त ज़रूरत है और तब जाके उन्होंने एयरफोर्स की इंडक्शन की अप्रूवल दी। इसीलिए एयरफोर्स की जंग 26 मई से शुरू हुआ था। जी, चलिए कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास बहुत कम समय था ये समझने के लिए कि ये मामूली घुसपैठ नहीं थी, बल्कि एक युद्ध शुरू हो गया था, एक युद्ध जैसा माहौल क्रिएट हो गया था। ऐसे में इतने कम समय में इंडियन एयरफोर्सेस ने कैसे तैयारी की थी? दुश्मन के बारे में बीइंग अ पायलट आपका क्या आकलन था? एयर मार्शल एसके झा सर। लड़ाई का एक फंडामेंटल उसूल है कि दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पीस टाइम में हमारा उत्तरदायित्व था कि हम दुश्मन की ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखें, उसके स्ट्रेंथ्स और कमजोरियों को समझें और उन्हें लड़ाई के समय एक्सप्लॉइट करें। उन दिनों पाकिस्तान एयरफोर्स काफी सशक्त था। उसके पास आधुनिक F-16 विमान थे और सक्षम मिराज 3 और मिराज 5 भी थे। अच्छे अमेरिकी रडार्स थे जिनमें कुछ काफी मोबाइल रडार थे और उनकी ट्रेनिंग भी अच्छी थी। पर यह समझिए कि स्ट्रॉन्ग और वीक ये एक रिलेटिव चीज है। अगर दुश्मन स्ट्रॉन्ग है पर आप उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो आपके सामने वो स्ट्रॉन्ग दुश्मन भी वीक हो जाता है। हमारे पायलट्स की तैयारी और हमारा विश्वास था कि हम दुश्मन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और हर हालात में हमें उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है, उसकी कमजोरियों का फायदा उठाना है और उसे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को हमारे विरुद्ध इस्तेमाल नहीं होने देना है। तो ऐसे में एयर मार्शल नामबियार सर, आपसे ये जानना चाहूंगी कि इंडियन एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर की अवधारणा कैसे बनाई और उसे कैसे साकार किया गया? मैं ये भी जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ कि ऐसा यूनिक कोड नेम क्यों रखा गया? ऑपरेशन सफेद सागर को कंसेप्चुलाइज करने का काम काफी तेजी और सूझबूझ से किया गया था। इस ऑपरेशन का नाम सफेद सागर इसलिए चुना गया क्योंकि ये ऊंचाइयों पर बर्फीली पहाड़ियों में यह जंग चला था और सफेद का रंग को बर्फ की प्रतीक माना गया है। इस ऑपरेशन का मकसद था दुश्मन के बंकरों से को तबाह करना और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर करना था। जी, ये वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग है। एयर मार्शल एसके झा सर, आप कैसे याद करते हैं उन करगिल के दिनों को? उस दौरान स्क्वाड्रन में एक एक दिन कैसे बीत रहा था? आप सभी के मन में क्या चल रहा था? ज्यों-ज्यों समय बीतता गया हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता गया। स्क्वाड्रन एक वेल ऑयल्ड मशीन की तरह ऊंचे मोराल से काम कर रहा था। एक भी ऐसा मिशन नहीं था जिसे हम लोगों ने सक्सेसफुली पूरा नहीं किया था। उधर लोकल अंबाला वाले और हमारे होम बेस ग्वालियर वाले हमारा जोश ऊंचा रखने के लिए काफी सपोर्ट दे रहे थे। हमने कुछ पायलट्स को 1-2 दिन के लिए वापस भी भेजा था रेस्ट एंड रिकपरेशन के लिए। मध्य जून के बाद लड़ाई के मैदान में भी कामयाबी मिलनी शुरू हो गई तो मूड और भी अच्छा हो गया। इन सब में हमारी और कुछ सीनियर लोगों की जिम्मेदारी थी कि ऑपरेशंस में और तैयारी में कहीं कोई ढील नहीं आए। एक छोटी सी गलती सारे किए कराए पर पानी फेर सकता था और कोई बड़ा हादसा तो पूरे देश का माहौल बदल सकता था। ऐसे में कुछ लोगों को हमें सावधान भी करना पड़ा। कुछ पायलट्स, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को हमारे दूसरे लोकेशन जोधपुर भेजा गया और वहां से नए लोग को बुलाया गया। तो ये समझिए कि काम आसान जरूर हो गया पर कोई ढील नहीं बरती गई।
जी, जैसा कि आपने कहा कि आपके स्क्वाड्रन की प्राथमिक भूमिका युद्ध क्षेत्र में हवाई सुरक्षा प्रदान करना था। क्या कोई डॉग फाइट हुई थी? उस समय का कोई दिलचस्प अनुभव रहा हो आपका, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ये डॉग फाइट बहुत ही रोमांटिक नोशन है और हर फाइटर पायलट की ख्वाहिश भी। पर बियॉन्ड विजुअल रेंज बीवीआर मिसाइल के आने से अब ये क्लासिकल डॉग फाइट कम होता जा रहा है और अक्सर तभी होता है अगर गलतियां हुई हों। हाँ, कारगिल युद्ध के दौरान कम से कम 2 मौका ऐसा था जब हम लोग दुश्मन के F-16 से उलझे, पर दोनों बार डॉग फाइट की नौबत नहीं आई। हमारे बीवीआर उनके मिसाइल से लंबी रेंज वाले और ज्यादा खतरनाक थे, तो दोनों बार उन्हें पीछे मुड़ने पर मजबूर होना पड़ा। कुछ सेकेंड्स की बात थी, अगर वो नहीं मुड़ते तो उन्हें शूट डाउन कर देते हम लोग। हमने उन्हें खदेड़ा जब तक हम एलओसी की लक्ष्मण रेखा तक नहीं पहुंच गए। जी, एयर मार्शल नामबियार सर, जैसा कि एसके झा सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपके क्या अनुभव रहे? इलाके और परिस्थिति को देखते हुए हवाई हमला करना कितना मुश्किल था? मिराज 2000 की भूमिका बहुत अहम थी, पर इसके अलावा इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स ने किन किन जेट्स का या हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया था? मेरा एयर ऑपरेशन का अनुभव काफी अद्भुत था। भारतीय वायुसेना के जेट्स जैसे कि मिराज 2000, मिग-21, मिग-27, मिग-29 वगैरह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मिराज 2000 को प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कि हमने लेजर गाइडेड बॉम्ब्स यूज करके दुश्मन को एक्यूरेट तौर पे टारगेट करते थे और उनके पोजीशंस पे हम हर बार निशाना डालते थे। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज हमें पता चली, पूरे ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स युद्ध क्षेत्र की डिफिकल्ट टेरेन को समझने और टारगेट का सही पता लगाने के लिए सोनी मूवी कैमरे का इस्तेमाल किया था। उसके बारे में विस्तार से बताएं। हाँ, ये बात सही है। हमें इंटेलिजेंस के तौर पे और विजुअल कंफर्मेशन के लिए एक सोनी हैंडीकैम कैमरा के उपयोग से एक मिग-21 पायलट ने पूरे जमीन को फिल्म किया था और हमें इसके इमेज को देखकर काफी एक्यूरेट टेरेन का ज्ञान और टारगेट की लोकेशन पे प्रिसिशन गाइडेड एलजीबी ड्रॉप करने के लिए काफी मदद मिला था। जी, ये वाकई काफी इंटरेस्टिंग है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि युद्ध की परिस्थिति में जवानों का हौसला और जोश तो हाई होता ही है, पर आपके पीछे आपके परिवार वाले हर पल मन्नतें मांग रहे होते हैं। What do you think? How did they take the war? फैमिली तो आखिर फैमिली है, उन्हें डर और चिंता महसूस होना तो वाजिब है। हम वायु सैनिकों के माता पिता, पत्नियां और यहाँ तक कि बड़े बच्चे भी अपने आप को मजबूत कर देते हैं ऐसे सिचुएशंस को फेस करने के लिए। तो यहाँ रण क्षेत्र में हम लोगों ने मोर्चा संभाला और वहाँ गृह क्षेत्र में उन्होंने। अक्सर फैमिलीज एक साथ होते थे, एक दूसरे को व्यस्त रखने के लिए। खाना भी साथ साथ होता था। मोबाइल का जमाना तो था नहीं। एक एसटीडी बूथ था अंबाला में, कुछ किलोमीटर दूर मिलिट्री हॉस्पिटल में। तो कभी कभी ही कोई फोन कॉल लगता था और अगर लग गया तो उसमें सबका खबर देना पड़ता था। और उधर घर में ग्वालियर में मिलकर सारी लेडीज योजना बनाती थी कि इस बार के प्लेन से क्या क्या भेजना है। सीनियर लेडीज ने जूनियर लेडीज को और सीनियर बच्चों ने जूनियर बच्चों को संभाला। और इस सब के बीच एक कॉमन थ्रेड था, वो है अपार गर्व का। एक भी ऐसा सगा संबंधी या मित्र या जानकार नहीं था जिसने फोन करके या चिट्ठी लिखकर या चलते फिरते हमारे फैमिली वालों को ये नहीं बताया कि उन्हें कितना गर्व है कि उनके जानने वाला कोई जो कारगिल युद्ध में देश के लिए लड़ रहा है। जी, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। एयर मार्शल नामबियार सर, करगिल युद्ध में तीनों सेनाओं के बीच तालमेल देखा गया। How do you see it from that perspective at a time when Ministry of Defense is working on integrated theater command? कारगिल युद्ध ने तीनों फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के बीच बेहतरीन सिनर्जी का एक उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। हमने मिलकर काम किए और इस सिनर्जी से हमने जीत हासिल की।
आज के समय में या फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स में सिनर्जी के साथ लड़ाई करना और भी जरूरी हो गया है। जी दोस्तों, करगिल युद्ध के दौरान युद्ध को फतह करने और थल सेना को एयर कवर देने में इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अहम भूमिका अदा की थी। कश्मीर में द्रास से बटालिक तक की चोटियों की तस्वीरें जब इंडियन एयरफोर्स ने कैप्चर की और वे श्रीनगर पहुंची, तब पता चला कि दुश्मन नापाक हरकतों के साथ खामोशी से उन पहाड़ियों पर जा छिपा था। फिर 26 मई को वायुसेना ने दुश्मन को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। 30 मई को मिराज 2000 ने युद्ध में कहर बरपाया। वो मिराज ही था जिसने दुश्मनों के खेमे में खलबली मचा दी। मिराज ने न सिर्फ दुश्मनों को खदेड़ा, बल्कि भारत की तरफ दोबारा आंख उठाकर देखने की हिमाकत करने लायक भी नहीं छोड़ा। 24 जून को जब लेजर गाइडेड बम बरसाने शुरू किए गए तो जमीन पर दम दिखा रहे जाबाजों का हौसला भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुंठोधालों पर ताबड़तोड़ हमलों ने टाइगर हिल को दोबारा पाने का सेना का रास्ता साफ कर दिया। इसके बाद आसपास की चोटियों पर ऐसी बमबारी हुई कि पाकिस्तानी घुसपैठियों के लिए हमारी सेना का मुकाबला करना मुश्किल हो गया। दुनिया ने भारत के जाबाज योद्धाओं का दम देखा। ये भी देखा कि जमीन हो या आसमान, जब जब हमें ललकारने की कोशिश की गई, हमारी सेना ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, दुनिया के सबसे दुर्गम रण क्षेत्रों में से एक, जिसकी ऊंचाई 18,000 फीट है, वहां भी दुश्मन को तबाह करके ही दम लिया और फक्र से भारत का तिरंगा फहराया। हम इस पॉडकास्ट के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। एयर मार्शल आर नामवीर सर, आप हमारे लिसनर से क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे प्यारे लिसनर्स, आप सभी को कारगिल दिवस की शुभकामनाएं। ये दिन हमें याद दिलाती है कि हमें हमेशा अपने देशभक्ति और ड्यूटी पे ध्यान देना चाहिए। आप सभी जो भी आपके फील्ड हो उसमें एक्सीलेंस के लिए एम करना चाहिए और देश के प्रति अपनी कर्तव्य निभाते रहिएगा। जय हिंद। एयर मार्शल एस.के. झा सर, आप हमारे लिसनर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मौके पे आखिर में मैं 2 बातें शेयर करना चाहूंगा श्रोताओं से। पहला ये कि खुद को ऐसा बनाइए जिससे देश और सक्षम बने। हर एक भारतीय मायने रखता है और हर का योगदान जरूरी है देश को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे 25 साल पहले सबका योगदान जरूरी था वो युद्ध जीतने के लिए। और दूसरा कि जैसा अपार समर्थन और प्यार देशवासियों ने हमारी सेनाओं को कारगिल युद्ध के समय दिया था, कृपया वही स्नेह हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, हमारे लिए समय निकालने के लिए। धन्यवाद। जी दोस्तों, ऐसे ही बहुत से सच्चे किस्से हैं जो आप सभी को सुनाने बहुत जरूरी हैं और मैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप तक लाती रहूंगी। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। दिस इज मी शैलजा साइनिंग ऑफ। धन्यवाद। जय हिंद। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक रिलेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इस पॉडकास्ट का निर्देशन ब्रॉडकास्टिंग ऑफिसर आनंद सौरभ और APRO सैवी हसन खान द्वारा किया गया है।